हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अब भूमि उत्सुकतावश कहती है, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से हमारे उस उलझे हुए सवाल का जवाब देना है। अनिका कुछ कहती उससे पहले ही प्रीति अपने परेशानी वाले हाव भाव के साथ कहती है, क्या भूमि दी, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरा हलक सूख रहा है। क्या एक ही कम थी जो आप दूसरी उठा लाईं? यह कोई सवाल नहीं बल्कि बवाल है। इतना कहने के बाद वह भी अनिका के चेहरे की तरफ ताकने लगती है। 2 पल बीत जाने के बाद अनिका कहती है, तुम्हें सिर्फ इसे देखने का नज़रिया ठीक करना पड़ेगा और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम जिसे सवाल समझ रहे हो, दरअसल वह एक बड़ी पहेली का जवाब है। इतना कहने के बाद वह प्रीति की तरफ देखकर कहती है, तुम इन दोनों के ब्लड सैंपल ले लो और उसकी रिपोर्ट पर फोकस करो। फिर भूमि की तरफ देखकर कहती है, अब क्योंकि तुम हर वक्त मारवा हाउस में ही हो, इसलिए पहले अच्छी सी नींद लो और उसके बाद इन दोनों को अलग अलग खुराक दो। उसके बाद सच झूठ, सही गलत खुद सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, तुम कोई नई पहेली नहीं बल्कि हमारी पुरानी पहेली का जवाब लेकर आई हो। भूमि कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। अनिका जवाब देती है, सब समझ जाओगी, थोड़ा वक्त और रुको। एक बार यह जब बोलना शुरू करेगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर एक पल रुक कर अनिका अपना एक हाथ आगे करके कहती है, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे लिए सरप्राइज मेरे पास भी है। ऐसा कहकर वह एक कैबिन की तरफ हाथ करती है और कहती है, तुम भी एक बार देख लो। यह सुनकर भूमि के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ जाते हैं और वह अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेती है। एक पल का वक्त लेने के बाद वह कौटिल्य की तरफ देखती है और फिर कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। कौटिल्य भी उसके साथ साथ इस कैबिन की तरफ चला जाता है। कुछ पलों के बाद भूमि वापस आती है और कहती है, इट्स नॉट फेयर। मैं सोच रही थी कि तीसरी गिफ्ट के तौर पर तुम्हें यहीं देकर सरप्राइज करूं, पर तुमने तो मुझे ही शॉक कर दिया। अब अनिका पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां भी इस वक्त एकदम शांत थी और आवाज में रौब सुनाई दे रहा था। वह कहती है, अब मैं और देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब बहुत हुआ। मुझे आकाश चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। अनिका की बात सुनकर भूमि हैरान होती है, लेकिन वह अनिका से कोई सवाल पूछ पाती उससे पहले ही अनिका प्रीति की तरफ देखकर कहती है, कोई भी उलझन हो तो तुरंत मेरे पास चली आना। इसके बाद भूमि की तरफ देखकर कहती है, अगर यह मुंह ना खोले तो तुरंत मुझे बताना। फिलहाल तुम्हारे लिए 2 नहीं 3 क्रिमिनल हैं जिनके तुम्हें मुंह खुलवाने हैं, और जिनके मुंह नहीं खुलते उनसे सच उगलवाना मुझे आता है। इसके बाद वह तीनों की तरफ देखकर कहती है, एक पहेली कल रात मुझे भी मिली है, उसे भी अभी के अभी सुलझाना बेहद ज़रूरी है। मुझे अभी जाना होगा। इतना कहने के बाद अनिका बिना किसी को कोई मौका दिए वहां से बाहर निकल जाती है। अनिका जल्द से जल्द परी के उस स्टैचू का रहस्य जानना चाहती थी। इस वक्त कौटिल्य के लिए आराम करना ज़रूरी था, इसलिए वह यह काम उसे भी नहीं दे सकती थी। इसलिए वह इसे सुलझाने के लिए सीधा अपनी रिसर्च लैब जाने का निश्चय करके आगे बढ़ती है। अनिका के जाने के बाद भूमि और कौटिल्य सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही रुकने का फैसला करते हैं। इसलिए वह दोनों वहां बने हुए रूम्स में ही शरण ले लेते हैं, क्योंकि यही छिपे रहने का सबसे बेहतर तरीका था। मॉरिसस। इंस्पेक्टर पुनर्रूपन अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसका एक हाथ चेयर की हैंड रेस्ट पर रखा हुआ था जिसमें रिमोट पड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ की कोहनी टेबल पर टिकी हुई थी तथा हथेली की तर्जनी उंगली उसके अपने होठों पर रखी हुई थी। वह शेष उंगलियां मुट्ठी की तरह बंद थी। वह कैबिन की दीवार पर लगी हुई टीवी की बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देख रहा था और मन मन मुस्कुरा रहा था। दरअसल आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इंस्पेक्टर पुनर्रूपन की मुस्कुराहट का कारण थी। एक चैनल पर दिखाया जा रहा था,
विमान विभाग का पूरा प्रशासन काफ़ी परेशान है, लेकिन उसने सभी देशवासियों से अपील की है कि वह निश्चिंत रहें। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी जिसे ठीक कर लिया गया है। दूसरे चैनल पर दिखाया जा रहा था, विमान विभाग ने घोषणा की है कि अगले 1 हफ्ते तक विमान सेवाएं आधी कर दी गई हैं ताकि सभी विमानों का एक बार फिर से परीक्षण किया जा सके। तीसरे चैनल पर दिखाया जा रहा था, यह कैसे संभव है? ठीक समय पर परीक्षण के बाद भी इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? एक अन्य चैनल दिखा रहा था, देशवासियों, यह खुशी की बात है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान की खराबी विमान के उड़ने से पहले ही सामने आ गई। लेकिन सोचिए, अगर यह घटना और 1 घंटे के बाद होती तो क्या होता? एक अन्य चैनल पर सवाल उठाए जा रहे थे, इस घटना को सामान्य घटना की तरह नहीं लिया जा सकता। पुलिस प्रशासन को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि यह लापरवाही किस प्रकार से हुई। इंसान जल्दी के कारण विमान सेवाओं का उपयोग करता है, लेकिन इतनी जल्दी किसी को नहीं कि सीधा स्वर्गवासी हो जाए। यह सब सुनने के बाद पुनर्रूपन स्क्रीन को म्यूट कर देता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है, यह घटना ठीक उसी समय पर घटी है जब उसने अपने काम को अंजाम दिया था। कभी कैमरा हैकिंग तो कभी सिस्टम हैकिंग, यहाँ तक कि एयरपोर्ट सिस्टम और एयरप्लेन सिस्टम हैकिंग भी। कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ। हर न्यूज़ चैनल पर खलबली मची हुई थी, लेकिन पुनर्रूपन अच्छी तरह से जानता था कि यह सब कैसे हुआ। यह घटना अचानक से नहीं घटी थी, बल्कि किसी की प्लानिंग का हिस्सा थी। इस घटना की जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया था। यदि इसकी जड़ तक साइबर क्राइम पुलिस पहुंच पाती तो यह भी मुश्किल था कि वह उस क्रिमिनल को पकड़ पाती जिसने इसे अंजाम दिया था, जिसका नाम था कौटिल्य। तभी उसे अपने फ़ोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। जब वह उस मैसेज को देखता है तो यह मैसेज किसी अलग तरह के नंबर से आया हुआ दिखाई देता है। पुनर्रूपन को यह समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि यह मैसेज उसे इंटरनेट के ज़रिए भेजा गया है। जब वह मैसेज खोलता है तो उसमें लिखा था, आई एम सॉरी, मैंने जो किया वह एक क्राइम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब तक तुम जान चुके होगे कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा था ना कि सुबह तक तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरी स्थिति समझ सकते हो। शायद मेरी जगह होते तो यही करते। साथ ही यह भी यकीन है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। इस पूरी कहानी में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि इस घटना में मैं एक क्रिमिनल हूँ और यह क्राइम एक को इंसिडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी योजना के तहत पूरा किया गया एक मिशन था। भारत के उस खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास यह इकलौता अवसर था। उसकी वजह से इस बार तुम्हारे सिविलियन खतरे में थे। अगर बार न जाने कौन सी नई जगह चुनी जाती। इस तरह एक एक व्यक्ति को बचाने से अच्छा है कि उस क्रिमिनल को ही उसके सही घर पर पहुंचा दिया जाए। बाकी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम एक काबिल और कोऑपरेटिव अफसर हो। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। मैसेज पढ़ने के बाद पुनर्रूपन अपने हाथ को नीचे करता है और वापस मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर दोबारा से जब फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। वह मैसेज अपने आप ही गायब हो चुका था। यह देखकर पहले उसे थोड़ी हैरानी होती है और फिर दोबारा से चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब वह यह कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है, जो इतने बड़े बड़े कारनामों को बिना किसी सबूत के अंजाम दे सकता है, भला वह मेरे फ़ोन में सबूत के तौर पर यह मैसेज क्यों छोड़ेगा? इसके बाद वह अपने ही कैबिन में टहलते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, शायद ही इससे बेहतरीन हैकर दुनिया में होगा। मैं फ़ैन हो गया तुम्हारा कौटिल्य। काश मेरी टीम में भी कोई ऐसा साथी मेरे साथ होता। मारवा हाउस। रोहित अपने रूम में ही अनिका के लौटने का इंतज़ार करता है। जब काफ़ी देर तक वह नहीं लौटती तब रोहित खुद भी सीक्रेट अंडरग्राउंड जाने का फैसला करता है। इधर वह अपने रूम से निकलता है कि तभी उसे चिराग मेहता की कॉल आ जाती है। वह कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? रोहित जवाब देता है, नहीं चिराग, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने जो भी कहने के लिए फ़ोन किया है वह कहो। आई एम श्योर कि जिस काम के लिए तुमने फ़ोन किया है
वह काम बेहद ज़रूरी होगा। चिराग समझ जाता है कि रोहित इस वक्त किसी दूसरे ज़रूरी काम से मारवा हाउस में रुका हुआ है और इस बीच वह कोई दूसरा काम नहीं चाहता। इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर चिराग आगे कहता है, सर, क्या मैं अभी आपसे मिल सकता हूँ? कुछ नाजुक पहलुओं पर आपसे बात करना ज़रूरी है। यह सुनकर रोहित की तर्जनी उंगली और उसका अंगूठा उसके माथे की तरफ चला जाता है और वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं अभी तक इस बारे में अनीका से बात नहीं कर पाया हूँ, पर यह विषय इतना ज़रूरी है कि इस पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ। इसके बाद वह अपना रास्ता बदलते हुए चिराग मेहता की ओर बढ़ जाता है। इधर अनीका सीक्रेट अंडरग्राउंड से आते हुए यह सोच रही थी कि सबसे पहले वह रोहित से बात करेगी, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती है तो रोहित को वहां नहीं पाती। अनीका को अपने काम की इतनी जल्दी थी कि वह रोहित का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपना सेल फोन निकाल कर रोहित को कॉल करने के बारे में सोचती है। लेकिन कॉल करने से पहले ही उसे ख्याल आता है कि रोहित खुद उससे ज़रूरी बात करना चाहता था। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं होता तो रोहित यहाँ से नहीं जाता। इसलिए वह तय करती है कि जब तक रोहित वापस नहीं लौटता तब तक वह स्टैचू को अनलॉक करने की कोशिश करेगी और इस काम में उसकी असिस्टेंट एनी उसके लिए एक अच्छी सहायक सिद्ध होती, जिससे उसका काम शीघ्र पूरा हो सकता था। इसलिए अब वह स्टैचू और लैपटॉप दोनों को लेकर अपनी सीक्रेट रिसर्च लैब में चली जाती है। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और बड़ी बड़ी आंखें एकदम स्थिर थी। चेहरा एकदम शांत। वह दोनों हाथ कुर्सी की हैंड रेस्ट पर रखे हुए थे और कमर बैक रेस्ट से लगी हुई थी। उसकी नज़रें छत की ओर टिकी हुई थी। इस समय जितनी शांत वह ऊपर से दिखाई दे रही थी, अंदर से उसका मन उतना ही अधिक अशांत था। सामने से देखने पर उसका स्थिर दिखाई देता हुआ शरीर अंदर से बवंडर की तरह अशांत था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। रक्त का दौरा सामान्य गति से कहीं अधिक गति पकड़कर बह रहा था। उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा था।